Hi friends, very warm welcome on my YouTube channel निखिल मिस्त्री साइंस लर्न विद फन। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पार्ट 3। ओके, आगे के दो वीडियो लेक्चर पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने 70% जितना चैप्टर कवर कर लिया था। यहाँ पे पार्ट 3 आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कि जो कि इस चैप्टर का आज लास्ट लेक्चर है। यहाँ पे आपका ये जो चैप्टर है आज ख़त्म हो जाएगा। तो जो भी फ्रेंड्स को अभी पार्ट 1 और पार्ट 2 बाकी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो वहाँ पे जाके आप उसको देख सकते हो। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है इरिगेशन के बारे में। तो यहाँ से इरिगेशन से हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो देखो, इरिगेशन का सिंपल मतलब क्या होता है कि भाई कोई भी क्रॉप्स होता है, वो क्रॉप को रेडी करने के लिए आप उसको जो भी पानी देते हो, जो भी वाटर सप्लाई करते हो, उसको आप इरिगेशन बोल सकते हो। तो यहाँ पे ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसको ज़िंदा रहने के लिए जो भी वाटर है वो रिक्वायर्ड है। वाटर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के प्रॉपर ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए। एयर के बाद सेकेंड नंबर का जो भी रिक्वायर्ड सब्सटेंस है वो वाटर है। ओके, और जो भी प्लांट रूट्स होते हैं वो पानी को एब्सॉर्ब करते हैं। ओके, और साथ में जो भी पानी होता है वो पानी के अंदर मिनरल्स, फर्टिलाइजर्स, ये सब भी उसके अंदर एब्सॉर्ब होते हैं। और एक रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो भी प्लांट होता है वो प्लांट की पूरी बॉडी में 90% जितना वाटर होता है। तो वाटर यहाँ पे एसेंशियल है, रिक्वायर्ड है। कोई भी सीड्स होता है वो सीड्स के जर्मिनेशंस के लिए ड्राई कंडीशन में, मतलब कि विथआउट वाटर कोई भी सीड्स जर्मिनेट होता नहीं है। कोई भी सीड्स में से नया प्लांट विथआउट वाटर डेवलप होता नहीं है। तो यहाँ पे जितने भी न्यूट्रिशंस होते हैं वो सभी पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, और पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाने के बाद पूरी प्लांट बॉडी में वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह वो सप्लाई होते हैं। मतलब कि जो भी वाटर है वो मेन सब्सटेंस है न्यूट्रिशंस के सप्लाई के लिए। ओके, यहाँ पे जो भी वाटर है तो वो वाटर क्रॉप को प्रोटेक्ट करता है। किससे? तो जो भी मॉइस्चर होता है ज़्यादा, फ्रॉस्ट मतलब कि यहाँ पे जो भी आइस होती है उस कंडीशन में, और जो भी हॉट एयर मतलब कि जब वेदर हीट वाला होता है उस कंडीशन में प्रोटेक्ट करता है। ओके, यहाँ पे जो भी माउंटेन है तो माउंटेन और सरफेस के ऊपर मॉइस्चर में ज़्यादा डिफरेंस होता है। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी क्रॉप होते हैं वो क्रॉप की जो भी ग्रोथ होती है, जो भी फील्ड होती है, तो फील्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी वाटर है तो आपको ह्यूमिडिटी को मेंटेन करने के लिए वाटर ज़्यादा देना होता है। तो यहाँ पे इरिगेशन के सिंपल डिफाइन आपको दी हुई है। तो कोई भी क्रॉप को आप वाटर सप्लाई करते हो रेगुलर इंटरवल, मतलब कि टाइम टू टाइम उसको आप पानी सप्लाई करते हो, तो उसको आप इरिगेशन बोल सकते हो। और जो भी इरिगेशन है तो वो वेदर के अकॉर्डिंग डिफरेंट होता है। मानसून में आपको पानी कम देना होता है और समर सीजन में आपको पानी ज़्यादा देना होता है। तो यहाँ पे सिंपल है कि भाई जो भी क्रॉप आप डेवलप करते हो उसको टाइम टू टाइम और फ्रीक्वेंसी, मतलब कि फिक्स सेशन के अंदर आपको इरिगेशन देना होता है, मतलब कि पानी सप्लाई करना होता है। और वो चेंज होते रहता है, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप के अंदर डिफरेंट वाटर रिक्वायर्ड है। डिफरेंट सॉइल, डिफरेंट टाइप की जो भी सॉइल होती है उसके अकॉर्डिंग भी वो चेंज होता रहता है। और जो भी वेदर होती है उसके अकॉर्डिंग भी वो चेंज होता है, मतलब कि सीज़न टू सीज़न। समर सीज़न में आपको जो भी पानी है वो ज़्यादा देना पड़ता है, हायर फ्रीक्वेंसी में देना पड़ता है। ओके, तो ऐसा क्यों होता है? तो भाई सीधी बात है, समर सीज़न के अंदर जो भी प्लांट के लीव्स होते हैं उसका इवापोरेशन रेट बढ़ जाता है, मतलब कि वो लिक्विड का कन्वर्जन वेपर में ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से जो भी लीव्स होता है उसका इवापोरेशन रेट बढ़ जाता है और प्लांट को पानी ज़्यादा देना पड़ता है। यहाँ पे सोर्सेस ऑफ इरिगेशन आपको दिए हुए, तो ऐसे कौन कौन से सोर्सेस है कि जहाँ से हमको पानी मिलता है और वही पानी से हम इरिगेशन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेल, जिसको आप कुआं भी बोल सकते हो। सेकेंड वन आपको यहाँ पे दिया हुआ है ट्यूबवेल। ट्यूबवेल मतलब कि जो भी सॉइल के अंदर डिगिंग करके आप पाइप डालते हो और उसमें से सॉइल में से पानी को बाहर लाते हो। ओके, यहाँ पे दूसरा है पॉन्ड्स एंड लेक्स, जिसको आप तालाब भी बोल सकते हो। उसके बाद आपको बोला है रिवर्स, ओके, नदी आप उसको बोल सकते हो, डैम्स, जिसके बारे में आगे डिस्कशन किया था। और यहाँ पे लास्ट वन है कैनाल। गुजरात के अंदर जो भी नर्मदा कैनाल है वो पूरे गुजरात में पानी का सप्लाई करती है, वो जो मेनली इरिगेशन के फॉर्म से इरिगेशन के लिए यहाँ पे डेवलप किया है। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, मतलब कि पुराने टाइम में, पहले के टाइम में कौन कौन सी मेथड यूज़ होती थी। तो जहाँ पे वाटर वेल के अंदर, लेक्स के अंदर या तो कैनाल के अंदर अवेलेबल होता है, वहाँ से उसको लिफ्ट करने के लिए, मतलब कि बाहर निकालने के लिए डिफरेंट मेथड
यूज़ की जाती थी और वो रीजन के अकॉर्डिंग, फील्ड के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट होती थी कि जिसके अंदर मेनली यहाँ पे कैटल या तो ह्यूमन लेबर का यूज़ किया जाता था, एनिमल या तो ह्यूमन लेबर का। ओके, तो ये जो मेथड है वो प्राइस के अकॉर्डिंग डिस्कशन करते हैं तो बहुत चीपर है, सस्ती है। ओके, लेकिन उसकी जो भी एफिशिएंसी है वो भी यहाँ पे बहुत कम है। तो यहाँ पे वेरियस ट्रेडिशनल मेथड आपको दी हुई है, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है मोट, कि जिसको आप बोल सकते हो पुले सिस्टम। ओके, गांव के अंदर आपने देखा होगा फ्रेंड्स की जो भी कुएं में से पानी निकालते हैं तो वो पुली के थ्रू रोटेटिंग करके निकालते हैं। सेकेंड वन है फ्रेंड यहाँ पे चेन पंप। ये जितने भी सिस्टम है उन सबका डायग्राम आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे थर्ड वन हम डिस्कशन करते हैं तो ढेकली। ओके, और फोर्थ वन की हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे तो जिसका नाम है रहट, कि जिसको आप लीवर सिस्टम या तो एक्सेलेरेटर सिस्टम भी बोल सकते हो। तो आप सबको पता है कि अभी के टाइम में पानी को लिफ्ट करने के लिए, वाटर लिफ्टिंग के लिए जनरली आप पंप यूज़ करते हो। ओके, जिसको आप सबमर्सिबल भी बोल सकते हो, मोटर भी बोल सकते हो, कि जो मेनली डीजल है, बायोगैस है, इलेक्ट्रिसिटी है या तो सोलर एनर्जी का यूज़ करके ये जो सारे पंप्स है उसको चलाया जाता है। तो यहाँ पे उसके बाद आप देख सकते हो कि सबसे जो भी मेथड है उन सब के डायग्राम। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम आप देख सकते हो। ओके, कि जो मोट सिस्टम का है पुली सिस्टम, सेकंड वन यहाँ पे दिया हुआ है चेन पंप, थर्ड वन आपको यहाँ पे दिया हुआ है ढेकली, एंड फोर्थ वन आपको यहाँ पे दिया हुआ है रैट, के जिसमें एनिमल या तो ह्यूमन यहाँ पे वर्क करते हैं और उसके यूज से यहाँ पे एफिशिएंसी भी आपको कम मिलती है। उसके बाद की हम यहाँ पे डिस्कशन करें तो अभी का जो टॉपिक है तो यहाँ पे मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम। मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम मतलब अभी के टाइम में जो यूज़ होती है, तो जो मॉडर्न मेथड है इरिगेशन की, जिसकी वजह से जो भी आप पानी आप यहाँ पे यूज़ करते हो इकोनॉमिकली, आप इजीली उसको यूज़ कर सकते हो। तो उसकी यहाँ पे दो मेन मेथड्स यहाँ पे दी हुई है। ओके, तो जिसमें फर्स्ट मेथड का जो भी नेम है वो है स्प्रिंकल सिस्टम, कि जिसको आप फाउंटेन सिस्टम भी बोल सकते हो, और सेकेंड वन आपको यहाँ पे दिया हुआ है ड्रिप सिस्टम, जिसको आप बोल सकते हो ड्रॉप बाय ड्रॉप सिस्टम। तो दोनों के बारे में यहाँ पे हमें ब्रीफ में नॉलेज लेना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम। 2 मार्क्स के अंदर आपको पूछा जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे उसका डायग्राम देख सकते हो स्प्रिंकलर सिस्टम का। ओके, जिसमें जो भी कुआं है उसमें से पानी निकाल के फार्म में सप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे स्प्रिंकलर सिस्टम की बात करें, सेकेंड नेम है फाउंटेन सिस्टम। तो ये जो सिस्टम है सबसे यूज़फुल है। कहाँ पे यूज़फुल है? तो जहाँ पे अनइवन लैंड है, या तो जो भी सॉइल है वो अनइवन है या तो लेवल में नहीं है। ओके, और सफिशिएंट वाटर जहाँ पे अवेलेबल नहीं है वहाँ पे ये सिस्टम यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर पाइप, मतलब कि 90 डिग्री के एंगल के ऊपर जो भी पाइप्स यहाँ पे स्टेडी किया जाता है और उसके ऊपर जो भी नोजल्स होते हैं वो रोटेटिंग होते है। यहाँ पे जो भी मेन पाइप है, ओके, तो मेन पाइप के साथ तो फिक्स इंटरवल पे दूसरे पाइप यहाँ पे कनेक्ट किए जाते है। ओके, और जो भी वाटर है तो वो वाटर को यहाँ से पंप के थ्रू वेल में से बाहर निकाला जाता है और मेन पाइप के थ्रू जितनी भी पाइप्स है वहाँ पे उसको ट्रांसफ़र किया जाता है विथ हाई प्रेशर। ओके, और वही पाइप के ऊपर जो भी नोजल्स होती है वो नोजल्स रोटेट होती रहती है, जिसमें से जो भी पानी होता है वो फाउंटेन की तरह स्प्रे होता है। तो यहाँ पे ये जो पानी फाउंटेन में से निकलता है, स्प्रे होता है, तो वो ऐसी फील देता है कि जैसे जो भी क्रॉप्स है उसके ऊपर रेनिंग हो रही हो, बारिश हो रही हो। तो जो भी स्प्रिंकलर सिस्टम है, ओके, तो जो मेनली कॉफ़ी के क्रॉप्स होते हैं या तो कुछ गार्डन के प्लांट्स होते हैं, ओके, वहाँ पे उसका यूज़ किया जाता है और उसका डायग्राम आपको यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे तो ड्रिप सिस्टम के बारे में। ओके, तो ड्रिप सिस्टम का अगर यहाँ पे डिस्कशन करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे उसका डायग्राम दिया हुआ है। तो देखो, ये जो सिस्टम है तो ये सिस्टम के अंदर जो भी वाटर होता है वो वाटर पाइप के थ्रू डायरेक्टली ड्रॉप बाय ड्रॉप जो भी प्लांट के रूट्स होते हैं वहाँ पे ड्रॉप किया जाता है। ओके, तो इसको आप ड्रिप सिस्टम बोल सकते हो। उसका सेकेंड नेम है ड्रॉप बाय ड्रॉप सिस्टम। ओके, और ये सबसे बेस्ट टेक्निक है वाटर सप्लाई की, और मेनली कहाँ पे यूज़ होता है? तो मेनली वो फ्रूट प्लांट में, गार्डन्स में और ट्रीज में यूज़ होता है, जिसका डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये ऐसी मेथड है कि जिसमें डायरेक्टली रूट के अंदर ही पानी ट्रांसफ़र होता है, इसलिए यहाँ पे पानी का ज़्यादा वेस्ट भी होता नहीं है। ओके, और मेनली कहाँ पे? तो जो हिल एरिया है वहाँ पे ये सिस्टम अवेलेबल है, और या तो ऐसी जगह पे कि जहाँ पे पानी कम मिलता है, पानी कम है, जैसे कि डेजर्ट एरिया, तो वहाँ पे भी उसको आप यूज़ कर सकते हो। प्रॉफिटेबल यहाँ पे ये सिस्टम है कि जो कम पानी में ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन करके आपको देती है। उसके बाद टॉपिक है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। तो यहाँ पे स्टोरी है, बूजो एंड पहेली
बाजू वाला जो भी फील्ड था कि जहाँ पे वीट का प्रोडक्शन किया था, वहाँ पे जाके उन्होंने देखा कि भाई जो भी प्लांट थे वो प्लांट के साथ कुछ दूसरे प्लांट भी यहाँ पे ग्रो हो रहे थे। मतलब कि प्लांट के साथ, मेन क्रॉप के साथ अनवांटेड प्लांट यहाँ पे डेवलप हो रहे थे। तो यहाँ पे वीड्स की डेफिनेशन आपको दी है। तो जो भी फील्ड होती है वो फील्ड में मेन प्लांट के साथ अनइवन या तो दूसरे प्लांट यहाँ पे नेचुरली अपने आप डेवलप हो जाते हैं। ओके, तो जो अनडिजायरेबल प्लांट है उसको आप वीड्स बोल सकते हो, या तो मेन क्रॉप के साथ डेवलप होने वाले अनवांटेड प्लांट को आप वीड्स बोल सकते हो। और वीड्स को रिमूव करने की जो भी प्रोसेस है उसको आप वीडिंग बोल सकते हो। तो यहाँ पे जो भी वीडिंग है वो नेसेसरी है, क्योंकि जो भी वीड्स होते हैं वो मेन प्लांट के साथ compete करते हैं। किसके लिए? तो वाटर है, न्यूट्रिशन है, स्पेस है, लाइट है, इन सब के लिए वो compete करते हैं। मेन क्रॉप होता है उसके जो भी न्यूट्रिशन है उसमें वो पार्टिसिपेट करता है, और जिसकी वजह से जो भी मेन प्लांट होता है, मेन क्रॉप होता है, उसके ग्रोथ के ऊपर आपको अफेक्ट देखने को मिलता है। ओके, और जो भी वीड्स है तो यहाँ पे वीड्स को आप हार्वेस्टिंग करके या तो पॉइजनियस सब्सटेंस से उसको आप ख़त्म कर सकते हो। ये वीड्स है तो वो एनिमल और ह्यूमन बीइंग के लिए भी हार्मफुल या तो पॉइजनियस हो सकता है। मतलब कि वीड्स को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मेन क्रॉप से यहाँ पे रिमूव करना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं। तो जो भी फार्मर्स है तो फार्मर्स को वीड्स को कब रिमूव करना चाहिए? तो जब मेन प्लांट डेवलप होता है उससे पहले या तो उससे ग्रोथ के पहले। तो उसके लिए आप टीलिंग प्रोसेस के थ्रू या तो सोइंग प्रोसेस के थ्रू उसको आप निकाल सकते हो, या तो डायरेक्टली आप उसको रूट के साथ ही निकाल सकते हो, खींच सकते हो, या तो वीड्स को आप मार सकते हो। ओके, या तो जो भी आप क्रॉप डेवलप करते हो उससे पहले सॉइल सरफेस को अप एंड डाउन मतलब कि ऊपर नीचे करके उसमें से वीड्स को आप ख़त्म कर सकते हो, जिससे वो मेन क्रॉप के न्यूट्रिशंस में पार्टिसिपेट करेगा नहीं, और जो भी मेन प्लांट है उसको वहाँ पे ज़्यादा न्यूट्रिशंस मिलता है। आप डायग्राम में देख सकते हो कि एक बंदा यहाँ पे पंप के थ्रू जो भी केमिकल है वो स्प्रे कर रहा है। तो सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है वीड्स को रिमूव करने का? तो कोई भी प्लांट आप प्रोड्यूस करते हो तो उससे पहले ही सॉइल सरफेस में से जो भी सीड्स होते हैं या तो फ्लावर्स होते हैं उसको बाहर निकाल देने का, कि जिसकी वजह से जो भी वीड्स होता है वो डेवलप ना हो। ओके, उसको आप मैन्युअली भी रिमूवल कर सकते हो या तो फिजिकली भी उसको आप रिमूव कर सकते हो। अपरूटिंग मतलब कि डायरेक्टली उसको खींच के, या तो जो भी प्लांट होता है उसको आप कट करके डायरेक्टली ग्राउंड से कट करके आप यहाँ से उसको वीड्स को रिमूव करते हो, या तो ये प्रोसेस आपको टाइम टू टाइम करनी पड़ेगी जिससे वीड्स डेवलप ना हो। तो ये जो प्रोसेस है उसको करने के लिए आपको स्पेसिफिक टूल्स है, जैसे कि खुरपी का आप यूज़ कर सकते हो या तो सीड ड्रिल का भी आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे वीड्स उसको कंट्रोल करने के लिए केमिकल्स भी अवेलेबल है, और वो केमिकल्स को आप बोल सकते हो विडिसाइड्स, जिसका एग्जांपल है आपको यहाँ पे दिया हुआ है 2,4-D। और ये जो केमिकल है तो उसको फील्ड के ऊपर स्प्रे किया जाता है जिससे वीड्स ख़त्म हो जाता है, और जो मेन क्रॉप होता है उसको भी वो डैमेज करता नहीं है। तो यहाँ पे ये जो वेरिसाइड्स है तो उसको पानी के साथ मिक्सअप कर पे यहाँ पे उसको रिक्वायर्ड क्वांटिटी में जो भी प्लांट होता है, जो भी फील्ड होती है वहाँ पे स्प्रे किया जाता है, जिससे प्लांट के ऊपर कोई भी हार्मफुल इफेक्ट होती नहीं और जो भी आपका वीड्स होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो ये अभी के टाइम के लेटेस्ट केमिकल है कि जिसको आप इजीली यूज़ कर सकते हो विद द यूज़ ऑफ स्प्रेयर। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ा, तो देखो जो भी विडिसाइड्स है उसको वेजिटेटिव ग्रोथ से पहले ही उसको आपको स्प्रे करना है। ओके, वीड्स बिफोर फ्लावरिंग एंड फॉर्मेशन, मतलब कि सीड्स फॉर्मेशन से पहले, ओके, और फ्लावर बनने से पहले। तो जो भी विडिसाइड्स आप स्प्रे करते हो तो वो ह्यूमन हेल्थ के लिए, मतलब कि फार्मर की हेल्थ के लिए हार्मफुल है, फार्मर की हेल्थ को वो अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे ये जो केमिकल है उसका यूज़ आपको केयरफुली करना चाहिए। ये जो केमिकल है वो केमिकल जब आप स्प्रे करते हो तो स्प्रे करने के टाइम पे आपका माउथ और आपका जो भी नोज़ है उसको क्लोथ से कवर करना चाहिए, कि जिससे हार्मफुल इफेक्ट ना हो। ओके, उसके बाद का टॉपिक है हार्वेस्टिंग। तो देखो हार्वेस्टिंग का हम बात करते हैं तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट टास्क माना जाता है क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर। हार्वेस्टिंग आप किसको बोलते हो? तो जो भी आपका क्रॉप से क्रॉप जब आपका रेडी हो जाता है, ओके, मैच्योर हो जाता है, तो उसको आप कट करते हो, तो उसकी जो भी कटिंग प्रोसेस है उसको आप हार्वेस्टिंग बोल सकते हो।
ओके। और जो भी हार्वेस्टिंग है तो हार्वेस्टिंग को आप पुल करके मतलब कि जो भी क्रॉप्स है उसको आप खींच के या तो उसकी सॉइल सरफेस से पास से कट करके उसको आप निकाल सकते हैं हो। और कोई भी क्रॉप्स होता है उसको जनरली डेवलप होने के लिए प्रॉपर मैच्योर होने के लिए 3 to 4 मंथ का जो भी टाइम है वो टाइम यहाँ पे लगता है। तो यहाँ पे हार्वेस्टिंग के लिए मैन्युअली और जो भी ऑटोमेटिक दोनों डिवाइस दोनों टूल्स है वो यहाँ पे अवेलेबल है कि जो आप फिगर में यहाँ पे देख सकते हो। फर्स्ट है सिकल, सेकेंड वन है हार्वेस्टिंग एंड थर्ड वन है विनोविंग मशीन। तीनों की यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। तो जो भी हार्वेस्टिंग मशीन है तो हार्वेस्टिंग पहले के टाइम में सिकल से होता था। कैसे होता था तो हमारी कंट्री में मेनली मैन्युअली बाय सिकल का यूज़ करके हम हार्वेस्टिंग करते थे। और अभी के टाइम में हार्वेस्टिंग मशीन के थ्रू जिसको आप हार्वेस्टर बोल सकते हो उससे यहाँ पे जो भी क्रॉप्स है उसको कट किया जाता है। तो यहाँ पे जो भी हार्वेस्टेड क्रॉप है तो हार्वेस्टेड क्रॉप में से जो भी ग्रेन सीड्स होते हैं ग्रेन सीड्स उसको रिमूव करने के लिए और उसमें से जो भी हस्क होता है उसको रिमूव करने की जो भी प्रोसेस है उसको थ्रेसिंग बोलते हो। यहाँ पे थ्रेसिंग का जनरली मतलब होता है अच्छे वाले जो भी दाने होते हैं उसको निकालना एक साइड्स और कचरे को सेपरेट करने के लिए यहाँ पे थ्रेसिंग यूज़ किया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है ओके तो ये प्रोसेस कंबाइन मशीन्स के थ्रू किया जाता है कि जिसमें थ्रेसिंग भी होता है मतलब कि जो भी ग्रेन अच्छे ग्रेन्स को सेपरेट भी किया जाता है ओके। और यहाँ पे दूसरे की हम डिस्कशन करें तो दूसरा यहाँ पे ये भी है कि जो भी आपका क्रॉप्स है उसको कट भी किया जाता है। तो कंबाइन मशीन है जिस आप डायग्राम में यहाँ पे उसको देख सकते हो कि जो थ्रेसर और हार्वेस्टर दोनों का वर्क करता है। और जो फार्मर के पास प्रोडक्शन कम होता है तो वो विनोविंग मेथड के थ्रू जो भी अच्छे वाले सीड्स अच्छे वाले दाने उसको वो सेपरेट करता है और जो भी कचरा होता है उसको वो रिमूव करता है। तो विनोविंग मेथड पुरानी है। यहाँ पे उससे पहले हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं स्टोरेज के बारे में। तो स्टोरेज एक मेन इंपॉर्टेंट टास्क माना जाता है क्योंकि जो भी आप ग्रेन का प्रोडक्शन करते हो उसको पूरे ईयर तक अच्छे से स्टोर करके रखना है। तो जो भी हार्वेस्टेड ग्रेन होता है उसको लंबे टाइम तक रखने के लिए ओके किसी सेफ प्लेस की रिक्वायरमेंट है कि जहाँ पे मॉइस्चर ना हो, इंसेक्ट्स ना हो, रेड्स ना हो और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल ना हो। जो भी हार्वेस्टेड ग्रेन होते हैं उसके अंदर मॉइस्चर ज़्यादा होता है क्योंकि न्यू क्रॉप है ओके और उसके अंदर पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो उसको स्टोर करने से पहले कंपलसरी आपको उसको यहाँ पे ड्राई करना पड़ेगा, उसको सुखाना पड़ेगा ओके जिससे वो स्पॉइल ना हो, बिगड़ ना जाए और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की इफ़ेक्ट उसके ऊपर ना हो ओके। और या तो कोई स्पेसिफिक कंडीशन में उस सीड्स का जर्मिनेशन ना हो। यहाँ पे हार्वेस्टिंग फेस्टिवल की डिटेल दी है उसके बारे में हम ये डिस्कशन करते हैं। तो जो भी फार्मर्स होता है वो फार्मर एक क्रॉप के पीछे 3 to 4 मंथ यहाँ पे हार्डवर्क वो करता है ओके। उसके बाद जब उसका क्रॉप रेडी हो जाता है तब उसके लिए वो गोल्डन टाइम होता है। अपने फार्म में वो क्रॉप देख के वो खुश होता है ओके। तो जब उसको कटिंग करने का टाइम आता है कि जिसको हार्वेस्ट फेस्टिवल आप यहाँ पे बोल सकते हो तो वो उसके लिए रिलैक्सेशन का टाइम है, एन्जॉयमेंट का टाइम है ओके। और इंडिया के अंदर जो भी हार्वेस्टिंग का टाइम है तो ईच एंड एवरी स्टेट में वो डिफरेंट जो भी फेस्टिवल होता है उसके फॉर्म में यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है कि जिसको आप बोल सकते हो यहाँ पे पोंगल है, बैसाखी है, होली है, दिवाली है, नाबन्य है एंड बिहू। तो हर एक स्टेट के अंदर जो भी यहाँ पे हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है वो डिफरेंट फेस्टिवल के फॉर्म में सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पे गुजरात में दिवाली के फॉर्म में वनली वो यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पे स्टोरेज के लिए आपको कुछ प्लेसेस दिए हुए तो यहाँ पे देख सकते हो। तो जो भी स्टोरिंग डिवाइस है जहाँ पे आप जो भी ग्रेन होते हैं उसको आप स्टोर करते हो तो स्टोर करने से पहले जो भी आपके ग्रेन होते हैं वो प्रॉपरली ड्राई होने चाहिए। उसके अंदर मॉइस्चर कम होना चाहिए या तो मॉइस्चर निकाल देना चाहिए कि जिसके लिए आप उसको सन के सामने ड्राई करने रखते हो, सुखाने रखते हो, जिससे जो भी इंसेक्ट या तो जो भी बैक्टीरिया होते हैं या तो जो भी फंगी होती है उससे आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो। जो भी फार्मर है तो वो ग्रेन को स्टोर करने के लिए जूट बैग का यूज़ करते हैं या तो घर में मेटालिक बिन्स का यूज़ होता है कि जो हमारे घर में भी है। अगर लार्ज स्केल पे मतलब कि ज़्यादा क्वांटिटी में किसी ग्रेन को स्टोर करना है तो यहाँ पे सिलोस होता है या तो आप देख सकते हो वेयर हाउस जिसको आप बोल सकते हो चरण रिस ओके कि जो भी यहाँ पे ग्रेन होता है उसको वो स्टोर करता है, प्रोटेक्ट करता है किससे तो जो भी रेड्स है या तो इंसेक्ट है उससे ओके। तो यहाँ पे गांव के अंदर जो भी ग्रेन होता है उसको स्टोर करने के लिए ड्राई नीम मतलब कि नीम के सूखे पत्ते का यूज़ किया जाता है ओके। हमारे घर में भी जो भी
हम ग्रेन को स्टोर करते हैं या तो गोडाउन के अंदर या तो घर में, तो स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट हम यहाँ पे देते हैं। मेडिकल के अंदर गोलियाँ आती है, कैप्सूल्स आती है कि जो ग्रेन्स के अंदर डालने से जो भी बैक्टीरिया तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उससे आप अपने ग्रेन को प्रोटेक्ट कर सकते हो पूरे ईयर तक। ओके, डायग्राम में आप देख सकते हो वेयर हाउस यहाँ पे दिया हुआ है कि जहाँ पे लार्ज क्वांटिटी में जो भी ग्रेन होता है उसको यहाँ पे स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो अभी तक हमने ऐसा पढ़ा कि जो भी प्लांट है वो हमें फूड देता है। ओके, तो यहाँ पे एनिमल की बात करें तो एनिमल हमें मिल्क देता है, जैसे काव है, बफेलो है, सी गोट है, शी कैमल है। साथ में जो भी बर्ड्स होते हैं वो हमें एग्स भी देते हैं। ओके, जो भी ओशियन है उसमें से जो भी फिश होती है वो फिश को हम सी फूड में यूज़ करते हैं, साथ में वो हमें मीट भी देते हैं। तो यहाँ पे जो भी एनिमल की बात करें तो फूड फ्रॉम एनिमल, तो सीधी बात है, टेबल अपने कंप्लीट कर दिया। ओके, आप देख सकते हो कि जो भी प्लांट है और एनिमल दोनों हमें यहाँ पे फूड प्रोवाइड करते हैं। तो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओके कि जो कोस्टल एरिया में रहते हैं तो वो अपने मेनली साउथ इंडियन के लोग की बात करें तो वो अपने खाने में फ़िश का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे प्रीवियस क्लासेस में हमने ऐसा भी पढ़ा था कि जो भी प्लांट है वो प्लांट अपना खाना खुद बनाता है और उसके ऊपर डिपेंड रहने वाले बहुत सारे एनिमल के लिए भी वो खाना रेडी करता है। तो यहाँ पे जो प्रोसेस हमने क्रॉप प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग पढ़ी तो उसमें बहुत सारे स्टेप्स हमने देखे कि जैसे कि सिलेक्शन ऑफ सीड्स है, शोविंग है, फिर यहाँ पे फर्टिलाइजर एंड मैनर एडिंग है, ओके, कटिंग है, उसके बारे में, और स्टोरेज। तो सिमिलरली एनिमल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट की बात करें तो जो भी एनिमल है, एनिमल को आप अपने घर में या तो फार्म में रखते हो, उसको आप प्रॉपर केयर देते हो, प्रॉपर फूड देते हो, प्रॉपर होम या तो शेल्टर उसको प्रोवाइड करते हो, उसको नरिशमेंट देते हो। यही एक्टिविटी अगर आप मोर देन वन एनिमल मतलब कि एक से ज़्यादा एनिमल को रख के अपने घर में या तो अपने फार्म में करते हो तो उसको आप एनिमल हस्बेंड्री बोल सकते हो। और यही एक्टिविटी आप हैन के साथ करते हो तो उसको आप पोल्ट्री फार्म भी बोल सकते हो। आपको यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोटिस दिया हुआ है, तो आप देख सकते हो कि जो भी फिश है उसको गुड फूड माना जाता है हेल्थ के लिए, क्योंकि उसकी लीवर में से जो भी ऑयल मिलता है, कॉड लीवर ऑयल, कि जिसमें विटामिन डी ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है और साथ में हमारा चैप्टर नंबर 1 भी यहाँ पे फिनिश होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियो के ऊपर कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई डाउट या तो क्वेरी है तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे होम, सेफ होम, गुड बाय।